हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका मैं कॉमर्स में बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूं। आप सब बच्चों की 11th स्टार्ट हुई है। आपने अभी कॉमर्स सेक्शन ज्वाइन किया है, कॉमर्स ली है, तो मैं आप सब बच्चों का कॉमर्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो यूज़फुल सब्जेक्ट है, जिस पर बच्चे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, उस सब्जेक्ट का नाम है अकाउंट्स। उस सब्जेक्ट का नाम है अकाउंट्स। और मैं विनीत कुमार शर्मा आपको आज अकाउंट्स के बारे में, द हिस्ट्री ऑफ अकाउंट्स पढ़ाऊंगा कि अकाउंट्स की हिस्ट्री क्या थी, अकाउंट्स किस लिए पढ़ाई गई और अकाउंट्स में क्या क्या यूजफुल काम हुए, वो सब चीज़ आज हम पढ़ेंगे द हिस्ट्री ऑफ अकाउंट्स में। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर है 7557404085। अगर किसी भी बच्चे को पूरी क्लास में, क्लास लेने से पहले ही बता रहा हूँ, पूरी क्लास में कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे पास कॉल करें या आप मेरे पास व्हाट्सएप करें, मगर डाउट होता है। दूसरी बात, जब भी आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे या जब भी आप मुझसे कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आप सबसे पहले कॉपी पेन लेकर बैठेंगे। जब मैं बोलूँगा आप कॉपी करेंगे, जब मैं बोलूँगा आप सामने देखेंगे तो आप सामने देखेंगे। अटेंशन जरूरी है। तो आज हम सीखते हैं व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ अकाउंट्स। आज हम सीखते हैं अकाउंट्स की हिस्ट्री क्या है। आज हम जानते हैं कि अकाउंट्स कहां से पैदा हुई और जानते हैं कि अकाउंट्स क्या है। देखो बेटा, बहुत सिंपल सी कहानी है, ध्यान से सुनना। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि अकाउंट्स कहां से पैदा हुई और कैसे कैसे अकाउंट्स में क्या क्या हुआ, ये सब हम आज पढ़ने वाले हैं। देखो, बहुत टाइम पहले की बात है कि एक किंग हुआ करते थे। बहुत टाइम पहले की बात है कि एक किंग हुआ करते थे। ये सेल्फ जनरेटेड स्टोरी है समझाने के लिए, तो ध्यान से समझना। किंग का नाम मत पूछना, ठीक है। बहुत समय पहले की बात है, एक किंग हुआ करते थे जो पूरे दुनिया पर राज करता था। एक राजा था जो पूरी दुनिया पर राज करता था और उस राजा के अंडर में बहुत सारे मिनिस्टर्स काम करते थे। सब राजाओं के अंडर में बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, तो इस राजा के अंडर में भी बहुत सारे मिनिस्टर्स काम करते थे। तो इस राजा के अंदर जो मिनिस्टर काम करते थे, उनमें से एक मिनिस्टर था जिसको नाम दे रखा था टैक्स मिनिस्टर। इसका क्या काम था? इसका यह काम था कि पूरी दुनिया में या पूरी कंट्री में, जहां तक भी उस राजा का राज्य फैला हुआ था, कि कहीं भी कोई भी अकाउंट से रिलेटेड, मतलब कहीं भी कोई भी बिजनेसमैन, जितनी भी ये शॉप्स होती थी, छोटी छोटी जितनी भी ये शॉप थी ऑल ओवर कंट्री में, जितनी भी शॉप थी, उनके पास ये मिनिस्टर जाता था। उनके पास ये मिनिस्टर जाकर चेक करता था कि अकाउंट्स कैसी चल रही है, और ये चेक करता था कि जो बिजनेसमैन हैं, जो दुकान वाले हैं, उन्होंने क्या क्या खरीदा, उन्होंने क्या क्या बेचा। ये सब चीज़ किसके अंदर चेक करता था? टैक्स मिनिस्टर चेक करता था इन अकाउंटेंटों के पास जाकर। अब आगे की हम बात करते हैं। टैक्स मिनिस्टर जब इन बिजनेसमैन के पास जाता था, तो सबसे पहले मैं छोटी सी और स्टोरी क्रिएट करता हूँ। ये जो बिजनेसमैन था ये पंजाबी था, ये जो बिजनेसमैन था ये मद्रासी था, ये जो बिजनेसमैन था ये मराठी था, ये बिजनेसमैन तमिल से था, ये बिजनेसमैन उर्दू जानता था, ये बिजनेसमैन फारसी बोलता था, ये बिजनेसमैन इंग्लिश बोलता था, और ये बिजनेसमैन हिंदी बोलता था। देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भी राज्य हो, जो भी स्टेट हो, उस स्टेट में सेम टाइप ऑफ लैंग्वेजेस वाले बंदे रहते हो। हर टाइप के बंदे रहते हैं। हमारे इंडिया में भी हर टाइप के बंदे हैं। कहीं पर चले जाओ, 100 कदम दूर जाओगे, 100 किलोमीटर दूर जाओगे, दूसरी लैंग्वेज स्टार्ट हो जाती है। फिर 100 किलोमीटर दूर जाओगे, दूसरी लैंग्वेज स्टार्ट होती है। तो ऐसा ही उस कंट्री की कहानी थी जिस कंट्री में एक किंग था। उस कंट्री में भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ बिजनेसमैन थे, सबकी अपनी अपनी लैंग्वेजेस थी, सबका अपना अपना अकाउंट्स लिखने का, सबका अपना अपना परचेज लिखने का, सबका अपना अपना सेल लिखने का एक अपना अपना अलग अलग तरीका था। ये जो पंजाबी था, जब ये टैक्स मिनिस्टर सबके पास गया तो टैक्स मिनिस्टर पर 2-3 लैंग्वेज आती थी। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं पंजाबी आती थी, फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं इस पर हिंदी आती थी और इस पर इंग्लिश आती थी। ये 3-4 लैंग्वेज इस पर आती थी। किस पर? टैक्स मिनिस्टर पर ये 3-4 लैंग्वेज आती थी। टैक्स मिनिस्टर जब इन सबके पास गया, तो जब वो पंजाबी के पास गया तो पंजाबी लैंग्वेज आती थी, तो उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट देखी कि अच्छा तुमने ये परचेज किया, अच्छा तुमने ये सेल किया, अच्छा तुमने इतना प्रॉफिट कमाया, देखकर आ गया। मद्रासी के पास गया,
उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट देखी, उसने सब कुछ मद्रासी में लिखा हुआ था। भाई बंदे के समझ में कुछ नहीं आया, टैक्स मिनिस्टर के कुछ पल्ले नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि टैक्स मिनिस्टर पर मद्रासी आती नहीं थी। फिर मराठी के पास गया, सेम प्रॉब्लम यही यहाँ क्रिएट हुई। तमिल के पास भी यही प्रॉब्लम क्रिएट हुई, उर्दू वाले के पास भी यही प्रॉब्लम क्रिएट हुई, फारसी वाले के पास भी यही प्रॉब्लम क्रिएट हुई। हिंदी इंग्लिश वाले ये जानता था तो थोड़ी सी जान गया। इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं और हम अच्छी तरीके से जानते हैं दुनिया के अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, दुनिया के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं जिनको वो अलग अलग तरीक़ों से करते हैं। तो जब इस टैक्स मिनिस्टर को ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो टैक्स मिनिस्टर वापस आया और वो डायरेक्ट जाकर राजा से मिला और उसने राजा को ये सारी प्रॉब्लम बताई कि साहब मैं बिजनेसमैन के पास तो जा पा रहा हूं मगर बिजनेसमैन जो बातें कह रहे हैं मैं वो नहीं कर पा रहा हूं। मतलब जो उनकी अकाउंटिंग है, जो उनका लिखने का तरीका है, जो उनकी लैंग्वेज है, मैं जानता ही नहीं हूं। जब मैं लैंग्वेज ही नहीं जानता तो मैं कैसे पता लगाऊं कि उन्होंने किताब में क्या लिख रखा है। जो वो बोलते हैं मैं समझ लेता हूं मगर जो लिखा हुआ है वो तो मैं नहीं समझ पा रहा, मुझे नहीं पता पड़ पा रही क्योंकि वो एक्चुअल बता रहे हैं या फेक बता रहे हैं। तो राजा ने एक कमेटी बनाई, और उस कमेटी का नाम रखा AICPA। उस कमेटी का नाम रखा AICPA। राजा ने एक कमेटी बनाई और इस कमेटी का नाम रखा AICPA। इस कमेटी का नाम AICPA रखा। AICPA की मैं फुल फॉर्म आपको बता देता हूं, अमेरिकन इंस्टीट्यूट चार्टेड पब्लिक अकाउंटेंट या पब्लिक एसोसिएशन भी बोलते हैं। AICPA को राजा ने जब कमेटी बनाई तो इसकी पूरी टीम राजा के पास बैठी हुई थी। राजा ने सारी प्रॉब्लम उसको बताई कि साहब हमारा मिनिस्टर जाता है, बिजनेस नहीं कर पा रहे, हमें टैक्स का पता नहीं है, हमें पता नहीं है कि कंट्री में कौन कौन आदमी कितना कितना कमा रहा है, हमें नहीं पता कि कंट्री में कितनी परचेज हो रही है, कंट्री के अंदर क्या क्या माल बेचा जा रहा है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है हमारे सामने लैंग्वेज की। तो AICPA ने डिसाइड किया कि ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड आज के बाद बस एक ही लैंग्वेज यूज होगी और वो लैंग्वेज यूज होगी इंग्लिश। तो सबसे पहले जानने वाली चीज ये है कि जब भी मैं अकाउंट्स का यूज करूंगा, द हिस्ट्री ऑफ अकाउंट्स कहती है जब भी मैं अकाउंट्स का यूज करूंगा तो मैं बस एक ही लैंग्वेज का यूज करूंगा और वो लैंग्वेज होगी मेरी इंग्लिश। इंग्लिश के अलावा मैं अकाउंट्स में कोई दूसरी लैंग्वेज यूज नहीं करूंगा। पहली चीज हमने यहां सीखी, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ अकाउंट्स, कि इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि पंजाबी का करेंगे, ऐसा नहीं है कि मद्रासी का करेंगे, ऐसा नहीं है कि मराठी का, तमिल का, उर्दू का, फारसी का और किसी का करेंगे। बस एक लैंग्वेज पूरे वर्ल्ड में चलेगी और उस लैंग्वेज का नाम होगा इंग्लिश। पहला पॉइंट यह हुआ। अब इन सब लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना स्टार्ट कर दिया। इन सब लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना स्टार्ट कर दिया। मानो ये भी इंग्लिश में लिख रहा है, अब अपने ये भी इंग्लिश का यूज़ कर रहा है, ये भी इंग्लिश का यूज़ कर रहा है। ऐसे ही ये सारे के सारे लोग इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करने लगे। सारे के सारे लोग इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करने लगे। अब ये टैक्स मिनिस्टर दोबारा गया। जब ये टैक्स मिनिस्टर दोबारा गया तो सबसे पहले इस बंदे के पास गया, इससे बोला कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ किया है? उसने बोला हाँ सर इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ किया है। तो बताइए, दिखाइए कि आपने कितनी परचेज की है, कितनी सेल की है, आपने क्या क्या खरीदा है, आपने क्या क्या बेचा है, कितना प्रॉफिट कमाया है और आपने क्या क्या खर्चे किए हैं, सब दिखाइए। बट इसके पास गया तो इसकी कॉपी में कोई तरीका नहीं था लिखने का। मतलब इन्होंने क्या किया हुआ था, इन्होंने सिंपल वे में, मतलब जो इनका मन करता था उस तरीके से लिख रखा था। मतलब इंग्लिश तो यूज कर रहे थे बट कोई मैनर नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था। जिसका जहां मन वहां पे खरीदी हुई चीज परचेज लिख रखी थी, जिसका जहां मन वहां पर सेल लिख रखी थी, जिसका जहां मन वहां पर कुछ, जिसका जहां मन वहां पर कुछ, मतलब जिसका जो मन कर रहा था वो लिख रहा था। ऐसा ही सेम इसके साथ हुआ, ऐसा ही सेम इसके साथ, ऐसा ही सेम इसके साथ, ऐसा इसके साथ। तो जिस जिसके पास ये लोग जाते रहे उनके पास पता नहीं क्या क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता क्या क्या हो रहा है। किसी की लैंग्वेजेस का किसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं, जिसका जो मन वैसे ही सिस्टम को, अपने सिस्टम को यूज कर रहा है। टैक्स मिनिस्टर को जब ये प्रॉब्लम फिर दोबारा फेस हुई,
टैक्स मिनिस्टर दोबारा राजा के पास गया, सेम जाएगा क्योंकि वो किसके पास जाएगा, राजा के पास जाएगा, राजा ने इसको अथॉरिटी दी थी। टैक्स मिनिस्टर दोबारा राजा के पास गया और राजा से बोला सर मेरे साथ फिर से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। राजा ने बोला क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कि सर ये तो बात ठीक है कि सब लोग अब इंग्लिश का यूज कर रहे हैं, सब लोग इंग्लिश में अपनी वीडियोस को, उस वीडियो कह रहा हूँ डाटा को रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो इंग्लिश का तो यूज करते हैं, वो इंग्लिश का तो यूज करते हैं, मगर उनके पास कोई सिस्टमेटिक मैनर नहीं है, उनके पास कोई तरीका नहीं है इंग्लिश लिखने का, उनके पास कोई ये नहीं है कि वो परचेज कैसे लिखें, उनके पास ये नहीं है कि वो सेल कैसे लिखें, उनके पास ये नहीं है कि वो कुछ भी करें तो कैसे करें। सबका अपना अपना मन है, सबका अपना अपना रुझान है, जिसका जो मन करता है ऐसे लिख रहा है। तो सर मैं क्या करूं? राजा ने दोबारा AICPA कमेटी को फोन किया या कॉल की, किसी भी तरीके से कॉल करके AICPA कमेटी दोबारा बुलाई गई, दोबारा AICPA कमेटी बैठी, दोबारा AICPA कमेटी ने बैठकर डिसीजन लिया कि अब हम एक सिस्टमेटिक मैनर तैयार करते हैं, अब हम एक सिस्टमेटिक मैनर तैयार करेंगे और आज के बाद पूरी दुनिया में अगर कोई अकाउंट्स का यूज करेगा तो उस सिस्टमेटिक मैनर से करेगा, वरना अकाउंट्स का यूज नहीं करेगा। तो वो सिस्टमेटिक मैनर जो AICPA ने जब बनाया था, पास्ट में जब भी बनाया था, वो सिस्टमेटिक मैनर आज भी अकाउंट्स पर लागू होता है, आज भी अकाउंट्स पर फॉलो होता है। ऑल ओवर वर्ल्ड उस सिस्टमेटिक मैनर को फॉलो करती है। तो बच्चों पहली क्लास है आपकी, आपको ये सिस्टमेटिक मैनर बहुत तमीज से सीखना है, बहुत ध्यान से सीखना है। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, ध्यान से समझना, इस सिस्टमेटिक मैनर को AICPA ने एक नाम दिया, जिसका नाम दिया गोल्डन रूल। इस सिस्टमेटिक मैनर को AICPA ने बोला कि भाई ये गोल्डन रूल्स हैं, इस सिस्टमेटिक मैनर को बोला कि ये वो रूल हैं जो गोल्डन वर्ड्स में लिखे जाएंगे। तो ध्यान रखना, इस सिस्टमेटिक मैनर की हेल्प से आप 11th की अकाउंट्स पढ़ेंगे, आप 12th के अकाउंट्स पढ़ेंगे, आप BCom के अकाउंट्स पढ़ेंगे, आप MCom की, CA की, CS की, MBA की, आप जब भी फ्यूचर में, इन फ्यूचर कुछ भी करेंगे तो आपको बस एक ही मैनर यूज करना है और उस मैनर का नाम है सिस्टमेटिक मैनर। उस मैनर का नाम है सिस्टमेटिक मैनर। तो उस सिस्टमेटिक मैनर को आप सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से, तरीके से बोर्ड की तरफ देखकर एक एक चीज को समझेंगे। जो जो मैं लिखता जाऊं जब तक समझेंगे, जब तक मैं नहीं कहूंगा कि आप पेन ना उठाना तब तक आप पेन उठाकर कॉपी नहीं करेंगे। अगर साथ के साथ लिखते रहे और आपको ये सिस्टमेटिक मैनर या ये गोल्डन रूल्स आपके समझ में नहीं आए तो आपकी ये पूरी क्लास वेस्ट हो सकती है, और आपके समझ में नहीं आए तो आप पूरी 11th तक को वेस्ट कर दोगे। तो इट इज द बेस ऑफ अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग का बेस है जिसकी वजह से पूरी अकाउंटिंग चलती है। तो आज हम पढ़ते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, द सिस्टमेटिक मैनर ऑफ अकाउंटिंग, कि ऐसा कौन सा सिस्टमेटिक मैनर था जिसकी हेल्प से हम अकाउंट्स को स्टार्ट करते हैं, जिसकी हेल्प से हम अकाउंट्स सीखते हैं। बच्चों ये चीज समझनी ज्यादा जरूरी है कि पढ़ क्यों रहा हूं। तो आप कॉमर्स में अभी अभी नए नए आए हैं, 11th क्लास है, बहुत सारे बच्चे मोस्टली केसेस में ऐसे बोलते हैं कि जो ज़्यादा होशियार होते हैं वो साइंस पढ़ते हैं, जो कम होशियार होते हैं वो कॉमर्स पढ़ते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब सब्जेक्ट अपने आप में बहुत अच्छे होते हैं, सबकी अपनी पावर होती है, मार्केट के अंदर डिमांड है, इसी वजह से आप कॉमर्स हो। ओके, तो डोंट वरी, मैं आपके साथ हूँ। आप पढ़ेंगे गोल्डन रूल, सिस्टमेटिक मैनर। AICPA ने गोल्डन रूल बनाए, AICPA ने गोल्डन रूल्स बनाए, और गोल्डन रूल्स बनाते टाइम AICPA के दिमाग में एक चीज आई कि उसने इन रूल्स को 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, उन्होंने इस रूल को 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। पहला पार्ट बनाया पर्सनल अकाउंट, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, सब चीजें समझाऊंगा। दूसरा पार्ट बनाया रियल अकाउंट, और तीसरा पार्ट बनाया नॉमिनल अकाउंट। तीन अकाउंट क्रिएट किए गोल्डन रूल के लिए AICPA कमेटी ने। उसने पूरी दुनिया की अकाउंटिंग, पूरी दुनिया कुछ भी करे अकाउंटिंग में, इन 3 रूलों से बाहर नहीं जा सकती। तो सबसे पहले 11th क्लास में ये गोल्डन रूल्स पढ़ाए जाते हैं। मोस्टली मैं इन्हें ही पढ़ाता हूँ, इसके बाद हम कॉन्सेप्चुअल चलते हैं, थ्योरेटिकल पे चलते हैं, न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं। मगर ये जानना जरूरी है कि द हिस्ट्री ऑफ अकाउंट्स में बेस क्या है। तो गोल्डन रूल बेस है बेटा। तो पर्सनल अकाउंट क्या था, रियल अकाउंट क्या था, नॉमिनल अकाउंट क्या था, इन सब चीजों को AICPA ने डिफाइन किया। अब हम डिफाइन करते हैं, देखना।
पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं, सबसे पहले पर्सनल अकाउंट की, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट की बातें नहीं करेंगे। तो पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट के नाम में ही एक वर्ड छुपा हुआ है जिसका नाम है पर्सन। एक वर्ड छुपा हुआ है जिसका नाम है पर्सन। इसका मतलब है कि पर्सनल अकाउंट के अंदर, इसका मतलब है कि पर्सनल अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ पर्सन्स की बात की जाती है। पर्सनल अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ पर्सन की बात की जाती है। तो अब बात करते हैं कैसे कि अकाउंटिंग के अंदर जब भी कभी पर्सन की बात होगी, राम की, सीता की, गीता की, मेरी, आपकी, किसी और की, किसी भी पर्सन की कभी भी बात होगी तो पर्सनल अकाउंट में सबसे पहले बात की जाएगी पर्सन की। सबसे पहले बात की जाएगी पर्सन की। अब बात करते हैं सर पर्सन क्या है। बेटा अकाउंट्स ने डिफाइन किया कि पर्सन दो टाइप के होते हैं। अकाउंट्स ने डिफाइन किया कि पर्सन दो टाइप के होते हैं। एक होता है नेचुरल पर्सन और एक होता है बेटा आर्टिफिशियल पर्सन। बोर्ड की तरफ देखते रहेंगे और ठीक से समझते रहेंगे। पर्सनल अकाउंट का मतलब ये रिलेट किससे करता है? पर्सन से रिलेट करता है। बोर्ड की तरफ देखते रहेंगे और समझते रहेंगे। रिलेट टू पर्सन्स, पर्सन्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है नेचुरल पर्सन, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन। अब हम बात करते हैं सर नेचुरल पर्सन क्या होते हैं और आर्टिफिशियल पर्सन क्या होते हैं। बिल्कुल ध्यान से एक एक चीज को समझना, एक एक चीज को ध्यान से। नेचुरल पर्सन मतलब क्रिएटेड बाय गॉड। नेचुरल पर्सन मतलब क्रिएटेड बाय गॉड, ठीक। और आर्टिफिशियल पर्सन मतलब क्रिएटेड बाय लॉ। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब क्रिएटेड बाय लॉ। नेचुरल पर्सन का मतलब है क्रिएटेड बाय गॉड, जिसे भगवान ने क्रिएट किया हो वो नेचुरल पर्सन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे भगवान की कृपा से मैं पैदा हुआ हूं, मैं सांस ले पा रहा हूं। सांस कौन दे रहा है मुझे? भगवान दे रहा है ना। मैं चल पा रहा हूं, मुझे चलने की ताकत कौन दे रहा है? भगवान दे रहा है ना। मुझे धूप मिल रही है, मैं ले पा रहा हूं, इसे कौन दे रहा है? भगवान दे रहा है ना। तो इस इज क्रिएटेड बाय गॉड। मैं भगवान ने पैदा किया हूं, भगवान ने बनाया हूं। तो नेचुरल पर्सन इट इज कॉल्ड क्रिएटेड बाय गॉड। जो चीजें गॉड ने क्रिएट की हैं, जो इंसान को गॉड ने क्रिएट किया है, उसको बोलते हैं नेचुरल पर्सन। और जिस चीज को लॉ ने क्रिएट किया है उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। दूसरी बात समझना, आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय गॉड का मतलब समझना। देखो बेटा हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अप्लाई होता है, सबसे ज्यादा अप्लाई होने वाली चीज अगर हमारे हिंदुस्तान में कोई है तो वो है बेटा कि लॉ। लॉ एक ऐसी चीज है कि अगर वो बोल देना कि ये पेन नहीं है, ये पेन एक बिल्डिंग है, तो हमको माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भारत का कानून कह रहा है। तो इंडिया का कानून कहता है कि जो चीजें मैं पैदा करके उसने कुछ चीजों को, कुछ क्राइटेरिया को बोल दिया कि आप इन्हें भी पर्सन मानेंगे, तो हम उनको भी पर्सन मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल पर्सन की बात मैं करता हूं तो नेचुरल पर्सन सिंपल राम सीता मीता। आर्टिफिशियल पर्सन में आती हैं जैसे कंपनी, आर्टिफिशियल पर्सन में आती हैं जैसे कंपनी। आर्टिफिशियल पर्सन में आती हैं जैसे पार्टनरशिप फर्म। आर्टिफिशियल पर्सन्स में आती है जैसे BOI मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें आर्टिफिशियल पर्सन मानी जाती हैं। अब समझना आगे की बात। सर आर्टिफिशियल पर्सन में कंपनी तो आती है, मगर कंपनी को हम आदमी कैसे मान लें? वो तो एक बिल्डिंग होती है, एक प्रेमाइसिस होती है जिसके अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं। एक बात बताओ बेटा, एक सिंपल सी बात समझना कि मैं एक एडिडास की टी शर्ट बियर करता हूं, पहनता हूं एक एडिडास की टी शर्ट। वो एडिडास की टी शर्ट मेरी घर में कहीं खो गई है। वो एडिडास की टी शर्ट मेरी घर में कहीं खो गई है, जो मिल नहीं रही है, जिसे मैं बहुत टाइम से ढूंढ रहा हूं। वो एडिडास की टी शर्ट को जिसको मैं बहुत टाइम से ढूंढ रहा हूं, घर के अंदर नहीं मिल रही, मैं मम्मी से बोलता हूं अपनी कि मम्मी मेरी एडिडास की टी शर्ट खो गई है, वो मिल नहीं रही। ध्यान रखना, एक एक वर्ड को, एक एक पॉइंट को सुनना ध्यान से, बस और कुछ नहीं, सुनना ध्यान से। मैंने क्या लाइन बोली? मैंने बोला कि मम्मी मेरी एडिडास की टी शर्ट खो गई है। वर्ड क्या था? एडिडास की टी शर्ट। अगर वो टी शर्ट एडिडास की जगह राम की होती तो मैं क्या वर्ड बोलता?
कि मम्मी मेरी राम की टी शर्ट खो गई है, मम्मी राम की जो टी शर्ट थी वो खो गई है। अब क्या वर्ड बोलो, मम्मी एडिडास की जो टी शर्ट थी वो खो गई है। क्या मैं राम को और एडिडास को बिल्कुल सेम तरीके से डील नहीं कर रहा? राम की टी शर्ट, एडिडास की टी शर्ट, तो मैंने नाम एडिडास का ऐसे लिया जैसे एडिडास एक पर्सन हो। फॉर एग्जाम्पल मैं पिज्जा खाने जाता हूं, मैं क्या बोलता हूं, मम्मी डोमिनोज का पिज्जा खा रहा हूं, क्या डोमिनोज का पिज्जा खा रहा हूं। और अगर मैं अपने दोस्त का पिज्जा उठाकर खाता तो मैं बोलता दोस्त का पिज्जा खा रहा हूं। तो मैं ये मार्कर खरीद के लाता हूं, ये एयरलाइन कंपनी का मार्कर है, ये मार्कर यूज कर रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं मैं एयरलाइन का मार्कर यूज कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि लॉ ने आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कंपनीज को, पार्टनरशिप फर्म्स को, बीओआई को एक इंसान की तरह ट्रीट करना हमको सिखा दिया। अब दूसरी चीज हमारे दिमाग में क्वेश्चन एराइज होता है, दूसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में एराइज होता है कि सर अगर आर्टिफिशियल पर्सन, लॉ ने बोल दिया कि आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, और तो आर्टिफिशियल पर्सन के हाथ पैर तो होते ही नहीं। मैं नेचुरल पर्सन तो साइन करके साइन कर देता है, आर्टिफिशियल कैसे? आर्टिफिशियल पर्सन को लॉ ने स्टाम्प दे दी, लॉ ने कॉमन सील दी कि बेटा आप स्टाम्प मार दो तो आपकी चलेगी। सर ठीक है, क्या नेचुरल पर्सन जेल जा सकता है? क्या आर्टिफिशियल पर्सन भी जेल जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। इसकी कंपनी में ताला लग जाएगा, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसके ऑथराइज सिग्नेटरी जो इस कंपनी को चलाते होंगे वो जेल जाएंगे। ऐसा होता रहता है। तो नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन हम समझ चुके होंगे। नेचुरल पर्सन का मतलब क्रिएटेड बाय गॉड एंड आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्रिएटेड बाय लॉ। हम कंपनीज को, हम पार्टनरशिप को, हम बीओआई को, एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एमयूएफ मुस्लिम अनडिवाइडेड फैमिली, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को हम क्या मानते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन्स मानते हैं। तो अगर कभी कोई डेफिनेशन आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में आए कि व्हाट इज आर्टिफिशियल पर्सन, तो आर्टिफिशियल पर्सन इज क्रिएटेड बाय लॉ, ये एक छोटी सी डेफिनेशन होती है जो कानून में, जो एक्ट में लिखी हुई है। अब ध्यान से सुनना, मैंने पर्सनल अकाउंट की बात की। पर्सनल अकाउंट में दो टाइप के लोग आते हैं, एक नेचुरल पर्सन, एक आर्टिफिशियल पर्सन। पर्सनल अकाउंट में तो सिर्फ पर्सन आते हैं, और पर्सन दो टाइप के होते हैं, एक नेचुरल पर्सन, एक आर्टिफिशियल पर्सन। दोनों के बारे में हम सीख चुके हैं कि व्हाट इज नेचुरल पर्सन एंड व्हाट इज आर्टिफिशियल पर्सन। इन तीनों के लिए, मतलब पर्सनल अकाउंट के लिए, रियल अकाउंट के लिए और नॉमिनल अकाउंट के लिए, तीनों के लिए एक रूल बनाए गए। तो पहला रूल जो बनाया गया नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन के लिए, वो पहला रूल आपके सामने ये है, ध्यान से पढ़ना और ध्यान से समझना। डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। पहला रूल ये बनाया गया क्या कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। पहला गोल्डन रूल आपके सामने ये था। कि अब समझने वाली चीज है कि सर हम पहली दिन क्लास में बैठे हैं, डेबिट क्रेडिट क्या है? डेबिट क्रेडिट क्या है समझ में नहीं आया, समझ जाता हूं, ध्यान से समझना। जैसे हम जब मैथ्स पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, तो मैथमेटिक्स में दो सिंबल होते हैं, एक सिंबल होता है प्लस का, एक सिंबल होता है माइनस का। पूरे मैथमेटिक्स को इसी के बेस पर लेकर चलते हैं। तो जैसे मैथ के अंदर ये सिंबल होते हैं प्लस का और माइनस का, ऐसी बेटा अकाउंट्स के अंदर दो सिंबल होते हैं, उन सिंबलों को हम बोलते हैं डेबिट और क्रेडिट। उन सिंबलों को, मतलब पूरी अकाउंट बेस होती है दो सिंबल्स पे, वो सिंबल है हमारे डेबिट और क्रेडिट। सुनना ध्यान से, गोल्डन रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब कि सर जो रिसीवर है, जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करो, जो गिवर है, जो दे रहा है उसको क्रेडिट करो। हमने बोला अच्छा, जो रिसीवर है उसको डेबिट करो, जो गिवर है उसको क्रेडिट करो। ओके, समझ में आया? अब ऐसी कैसे, मतलब कैसे डेबिट करूं, कैसे क्रेडिट करूं? फॉर सिंपल एग्जांपल समझते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल। श्याम ने राम को, दोनों नेचुरल पर्सन है, श्याम भी नेचुरल पर्सन, राम भी नेचुरल पर्सन, तो कौन सा लो? पर्सनल लो। श्याम ने राम को मार कर दिया। छोटा सा एग्जांपल, मारकर हाथ में, तो मारकर का एग्जांपल लेते हैं। श्याम ने राम को मार कर दिया। देने वाला कौन? श्याम, तो ये कौन है? गिवर। और बेटा लेने वाला कौन? राम, तो ये कौन है? रिसीवर। श्याम ने राम को मार कर दिया, तो श्याम देने वाला, तो श्याम कौन? गिवर। राम लेने वाला, तो राम कौन?
रिसीवर। अब गोल्डन रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो रिसीवर का तो मुझे पता लग गया और क्रेडिटर का मतलब क्रेडिट का गिवर का भी पता लग गया। अब मुझे एंट्री बनानी है, तो क्या एंट्री बनाएंगे, ध्यान से सुन देखना। रिसीवर कौन है, राम, तो मैं लिखूंगा राम अकाउंट डेबिट। क्या लिखूंगा, राम अकाउंट डेबिट। ऐसे लिखा जाता है, तरीका यह है, राम अकाउंट डेबिट टू। बेटा नीचे हम क्रेडिट नहीं लिखते हैं, टू से शो करते हैं क्रेडिट वाले को। टू देने वाला कौन, श्याम। मतलब क्या है, राम इज अ रिसीवर एंड श्याम इज अ गिवर। श्याम ने राम को मार कर दिया, तो राम अकाउंट डेबिट टू श्याम। राम ने श्याम को क्या दिया, मार कर दिया, तो राम कौन था, रिसीवर, और श्याम कौन था, गिवर। समझ में आया आपको, बिल्कुल अच्छी तरीके से आपके सबके समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। राम ने श्याम को मार कर दिया, तो राम ने श्याम को मार कर देने की एक एंट्री बनाई, राम अकाउंट डेबिट टू श्याम। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कोई भी दूसरा एग्जांपल, घर वाला कोई एग्जांपल लेते हैं अच्छा सा। मम्मी ने प्रसाद को खाना दिया। मम्मी ने प्रसाद को खाना दिया। अब प्रसाद खाना मिला किसको, रिसीवर कौन था, प्रसाद, तो प्रसाद कौन हो गया, रिसीवर, और दिया किसने, मम्मी ने, तो मम्मी कौन हो गई, गिवर। तो एंट्री क्या बनेगी, रिसीवर कौन है, प्रसाद, तो मैं एंट्री बनाऊंगा प्रसाद अकाउंट डेबिट टू, देने वाला कौन, मम्मी, तो टू मम्मी। तो एक तरीके से ऐसा एक सिस्टमेटिक मैनर तैयार किया गया कि आप जब भी कोई अकाउंटिंग की एंट्री करेंगे तो एक इस मैनर में करेंगे जो इजीली समझ में आ जाए। तो आपके समझ में आया, अगर पर्सनल अकाउंट की कोई भी बात होती है तो मेरा रूल होगा डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर की दो जनरल एंट्री करके मैंने देखा कि मम्मी ने प्रसाद को खाना दिया, तो प्रसाद कौन था, रिसीवर, तो मैंने लिखा प्रसाद अकाउंट डेबिट, और गिवर कौन था, मम्मी, तो टू मम्मी। फॉर एग्जाम्पल प्रसाद का ये समझ में आ गया आप सबको। अब बात करते हैं हम रियल अकाउंट की। अभी कोई भी बच्चा कॉपी नहीं करेगा, पहले इस पूरे गोल्डन रूल को हम ठीक से समझेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। देखो बेटा, पहले में पर्सनल अकाउंट में इसने रिलेट किया पर्सन से, पर्सनल अकाउंट में ये पहुंचा पर्सन के बाद, रियल अकाउंट में ये पहुंचा रिलेट टू एसेट्स। रिलेट टू एसेट्स। रियल अकाउंट को उसने बोला कि रियल अकाउंट में, जैसे पर्सनल अकाउंट में हम पर्सन की बातें करते थे, रियल अकाउंट में बात करेंगे हम एसेट्स की। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्योंकि आप सब 11th में अभी आए हैं तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं स्टार्टिंग में, मगर बहुत मजा आएगा, सच्ची बता रहा हूँ अकाउंट्स को, मेरा बिलीव करो, आपको अकाउंट्स पढ़ने में इतना मजा आने वाला है, इतना मजा जिसका जवाब नहीं। तो समझना ध्यान से, रियल अकाउंट कहता है कि रिलेट टू एसेट्स, एसेट्स से रिलेट करता है रियल अकाउंट। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये अराइज हो गया कि सर एसेट्स क्या है, एसेट्स क्या है, समझना ध्यान से। अगर हम नॉर्मल लाइफ की बात करें, तो नॉर्मल लाइफ में एसेट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी। मेरी चीजें जितनी भी होंगी वो सब मेरी एसेट्स होंगी। फॉर एग्जांपल ये टी शर्ट मेरी है, मेरी एसेट्स, ये मार्कर मेरा है, मेरा एसेट्स, मेरा फोन है एसेट्स, मेरा कैमरा जो लगा हुआ है मेरी एसेट्स है, मेरा घर मेरी एसेट्स है। तो एसेट्स का मतलब होता है रियल लाइफ में प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी होती है वो एसेट्स होती है। तो जैसे प्रॉपर्टी को हिंदी में रियल लाइफ में संपत्ति कहते हैं, ऐसी एसेट्स को अकाउंटिंग लाइन में संपत्ति बोलेंगे। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आएंगे जो अलग अलग क्राइटेरिया में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो एसेट्स, तो इन्होंने बोला प्रॉपर्टी, एक ऐसी प्रॉपर्टी की अगर कोई भी बात करोगे, किसी भी चीज की, किसी भी थिंग की, किसी भी वस्तु की अगर कभी आप बात करोगे तो आप सीधा जाओगे रियल अकाउंट में।
आप कहाँ जाओगे, रियल अकाउंट में जाओगे। तो एसेट्स की बात की तो एसेट्स बेटा दो टाइप की होती हैं। एसेट्स कितने टाइप की होती हैं, दो टाइप की होती हैं। एक होती है बेटा हमारी, एक होती है हमारी टेंजिबल एसेट्स, ध्यान से समझना, एक होती है हमारी टेंजिबल एसेट्स और एक होती है हमारी इनटेंजिबल एसेट्स। एक होती है हमारी टेंजिबल एसेट्स, एक होती है हमारी इनटेंजिबल एसेट्स। दोनों एसेट्स को इतने प्यार से समझना जिसका जवाब नहीं। बहुत यूजफुल चीजें बता रहा हूं आपको, लाइफ में पता लगेंगी कि सर इतनी इतनी चीजें आपने मुझे बता दी, तो सब कैसे कैसे समझना ध्यान से। टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स की मैं बात करूं तो टेंजिबल एसेट्स की बात करूं तो टेंजिबल एसेट्स वो होती हैं वी कैन टच, जिसको मैं टच कर सकता हूं वो टेंजिबल एसेट्स होती है। जिस भी चीज को मैं टच कर सकता हूं, फॉर एग्जांपल ये बोर्ड मेरे सामने मैंने टच किया, टेंजिबल एसेट्स। ये मार्कर मेरे सामने टच किया, टेंजिबल एसेट। ये मेरी टी शर्ट टच कर सकता हूं, टेंजिबल एसेट्स। ये दीवार मेरे सामने, इसको मैं टच कर सकता हूं, टेंजिबल एसेट्स। वी कैन टच। दूसरा वी कैन सी, जिसको भी चीज को मैं देख सकता हूं वो भी क्या है, टेंजिबल एसेट्स है। किसी भी चीज को मैं टच कर सकता हूं, टेंजिबल एसेट्स। किसी भी चीज को मैं देख सकता हूं, टेंजिबल एसेट्स। और वी कैन फील, और किसी भी चीज को मैं फील कर सकता हूं वो भी टेंजिबल एसेट्स होती है। टेंजिबल एसेट्स मतलब एक ऐसी संपत्ति, एक ऐसी एसेट्स, एक ऐसी वस्तु, एक ऐसी चीज जिसको मैं टच करके देख सकता हूं, जिसको मैं छूकर देख सकता हूं, जिसको मैं देख सकता हूं, जिसको मैं महसूस कर सकता हूं, वो सब होती है बेटा हमारी टेंजिबल एसेट्स। कोई भी चीज, बिल्डिंग छू सकता हूं, यस सर। देख सकता हूं, यस सर। महसूस कर सकता हूं आंख बंद करके, यस सर। बोर्ड छू भी सकता हूं, यस सर। देख भी सकता हूं, यस सर। महसूस कर सकता हूं, यस सर। तो ये क्या है, टेंजिबल एसेट। नोट, कैश, छूकर देख सकता हूं नोट को, यस। फील कर सकता हूं, यस सर। देख सकता हूं, यस सर। तो टेंजिबल एसेट ऐसी बहुत सारी चीज जिनको मैं टच कर सकता हूं, जिनको मैं सी मतलब देख सकता हूं, जिनको मैं फील कर सकता हूं, वो सब मेरी क्या होती हैं, टेंजिबल एसेट्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी और कोई भी चीज जिसे मैं यूज कर सकता हूं वो सब टेंजिबल एसेट। अब बात करते हैं सर इंटेंजिबल एसेट्स क्या है, बहुत ध्यान से समझना। इंटेंजिबल एसेट्स मतलब कांट टच, एक ऐसी एसेट जिसको मैं टच ही नहीं कर सकता, जिसको मैं छू नहीं सकता। कांट सी, जिसको मैं देख नहीं सकता, ऐसी एसेट्स। ओनली फील, जिसको बस मैं फील कर सकता हूं, वो सब क्या होती हैं, इंटेंजिबल एसेट्स। सर ये क्या ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको मैं टच नहीं कर सकता, जिसको मैं देख नहीं सकता, बस फील कर सकता हूं, और आप कह रहे हो कि ये एसेट्स मेरी संपत्ति। हाँ बेटा, बहुत सारी चीजें होती हैं इंटेंजिबल एसेट्स। ऐसी जो एसेट जिसको मैं छू नहीं सकता, जिसको मैं देख नहीं सकता, बस महसूस कर सकता हूं, वो होती है बेटा मेरी इंटेंजिबल एसेट्स। सर कौन कौन सी समझते हैं बेटा, जैसे गुडविल बेटा, जैसे रेपुटेशन, जैसे ट्रेडमार्क, जैसे कॉपीराइट, बहुत सारी हैं, जैसे पेटेंट, ये बहुत सारी हैं बेटा ऐसी एसेट्स। बात करते हैं गुडविल की, रेपुटेशन की, ट्रेडमार्क की। इन सब चीजों को एक बार थोड़ा थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं गुडविल क्या होती है। सर गुडविल क्या, बहुत बड़ा गुडविल का भी अकाउंट्स के अंदर आपका बहुत बड़ा एक हिस्सा है, बहुत बड़ा पार्ट है। समझना गुडविल क्या है। गुडविल का मतलब होता है बेटा रेपुटेशन। गुडविल का मतलब होता है मार्केट के अंदर की औकात। गुडविल का मतलब होता है कि आपकी औकात क्या है, मार्केट में आपकी रेपुटेशन कितनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं समझता हूं कि गुडविल एसेट्स कैसे मानी जाती है, ये समझते हैं। और इसको तो मैं टच कर ही नहीं सकता। रेपुटेशन को आप टच कर सकते हो, नहीं कर सकते। रेपुटेशन को आप देख सकते हो, नहीं देख सकते। फील कर सकते हो कि हाँ भाई फील हो रही है मेरी बहुत रेपुटेशन। तो फॉर एग्जाम्पल समझते हैं गुडविल का। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं कि मेरे में
डोमिनोज के पास जाता हूं और डोमिनोज क्या बनाता है? पिज्जा बनाता है। मैं डोमिनोज के पास जाता हूं और मैं कहता हूं डोमिनोज से कि सर पिज्जा बनाता है, और मैंने डोमिनोज से बोला कि साहब मुझे शास्त्री नगर गाजियाबाद के अंदर डोमिनोज खोलना है। मैं गया डोमिनोज पिज्जा के मालिक के पास और मैंने उससे बोला कि साहब मुझे शास्त्री नगर गाजियाबाद के अंदर पिज्जा का दुकान खोलनी है और उसका डोमिनोज की खोलनी है। डोमिनोज के मालिक ने बोला ठीक है, आपको टोटल 5 लाख रुपीस पे करने होंगे। मैंने बोला कि साहब 5 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे आपकी फ्रेंचाइजी लेने के लिए? तो वो बोला कि इसके अंदर 1 लाख रुपए मतलब 1 लाख रुपीस की तो आपका रजिस्ट्रेशन है और 4 लाख रुपीस का ब्रांड नेम है। 4 लाख रुपीस का ब्रांड नेम है। तो मैंने बोला साहब रजिस्ट्रेशन के 1 लाख रुपए और ब्रांड नेम के 4 लाख रुपए ले रहे हैं, जबकि आप तो मुझे 1 लाख रुपए में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। तो ये जो वो बोला बंदा कंपनी मालिक कि बेटा ये जो 4 लाख है ना, ये मेरी मार्केट की गुडविल है जो मैं पिछले 50 साल से मेंटेन करके रखा हुआ हूं, जो मैं पिछले 50 साल से चला रहा हूं। ये वो गुडविल है जिसको मैं हमेशा यूज कर रहा हूं। समझना ध्यान से, 1 लाख रुपए के रजिस्ट्रेशन पर वो बंदा 5 लाख रुपए कमा रहा है। 4 लाख रुपए उसने अपनी रेपुटेशन के लिए, 4 लाख रुपए उसने अपने नाम के लिए, 4 लाख रुपए उसने अपनी ब्रांड के लिए। वो ब्रांड का मैं जब यूज करके शास्त्री नगर गाजियाबाद के अंदर जब मैं खोलूंगा क्या डोमिनोज का पिज्जा, तो समझ रहे हो क्या होगा? मुझे एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे लोगों को घर घर जाके पर्चे डलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे लोगों को बताना नहीं पड़ेगा कि मैंने पिज्जा डोमिनोज खोला है। नहीं, मुझे बस एक शोरूम खोलना है डोमिनोज के पिज्जा का, लोग अपने आप आएंगे। क्यों? क्योंकि डोमिनोज का नाम है, डोमिनोज की गुडविल मार्केट के अंदर पहले से ही क्रिएट है। तो ये 4 लाख रुपए उसने ब्रांड के लिए, तो उसने अपना नाम बेचने के लिए, उसने अपनी गुडविल बेचने के लिए मुझको से 4 लाख रुपए लिए। तो 4 लाख रुपए उसने किस में लिए? कैश में लिए या किसी में लिए? तो उसने अपने पास 4 लाख रुपए की एसेट्स, 4 लाख रुपए की प्रॉपर्टी, 4 लाख रुपए की कीमत इकट्ठी की ना की, है ना? तो ये होती है गुडविल। तो ध्यान से समझना सारे बच्चे। उसने बोला बहुत सिंपल वे में कि सिंपल वे में बोला, बिल्कुल ध्यान से समझना कि इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिन्हें मैं टच नहीं कर सकता। इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिन्हें मैं देख नहीं सकता। इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनको बस मैं फील कर सकता हूं। देखो बेटा, मैं पीछे वाली जो भी चीज़ों को मिटा देता हूं लिखने के बाद, समझाने के बाद। जब भी मैं उन चीज़ों को लिख लिया करूं, आप वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद वो कंटेंट देखो और देखने के बाद फिर आप आगे की तरफ पढ़ो। इन दोनों के लिए भी एक गोल्डन रूल बनाया गया, इन दोनों के लिए भी एक गोल्डन रूल बनाया गया। और वो गोल्डन रूल ध्यान से समझना सारे बच्चे, बहुत प्यारा गोल्डन रूल बनाया गया। और वो गोल्डन रूल था डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। वो गोल्डन रूल था डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये गोल्डन रूल बनाया गया क्या कि डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। मतलब अगर कोई भी चीज, देखो यहां पर मैंने बात की थी पर्सन की, पर्सनल अकाउंट में मैंने बात की पर्सन की, तो पर्सन की बात की, रिसीवर गिवर। यहां बात की मैंने एसेट्स की, प्रॉपर्टी की, किसी थिंग की, किसी चीज की। तो यहां पर बात आ गई कम्स इन एंड गोज आउट। कॉन्सेप्ट अपने आप बदल जाते हैं बेटा। बात किस चीज की कर रहा हूं, लहजा बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं मम्मी से बात करूंगा, मम्मी आप कहां जा रही हैं? क्यों? क्योंकि वो फीमेल है, अपने आप ही मुंह से निकलता है आप कहां जा रहे हैं, पापा जा रहे हो, आप कहां जा रहे हो, क्योंकि वो मेल है। कभी ऐसा बोला है पापा से कि आप कहां जा रही हैं, और मम्मी से बोला आप कहां जा रहे हो? नहीं। क्यों? कॉन्सेप्चुअल चीजें ऐसी हैं, अपने आप कन्वर्ट हो जाती है। मैं बात एसेट्स की कर रहा हूं तो एसेट्स का गोल्डन रूल होगा ना। तो उन्होंने गोल्डन रूल बनाया एआईसीपी ने, डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। अगर मेरे पास कोई भी चीज आती है,
कम्स इन है, आ रही है, तो आने वाली चीज को मैं डेबिट करूंगा एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। और अगर मेरे पास से कोई भी चीज जा रही है, गोज आउट है, तो जाने वाली चीज को मैं क्रेडिट करूंगा। समझ रहे हो? डेबिट व्हाट्स कम्स इन, अगर मेरे पास कोई भी चीज आ रही है तो आने वाली चीज को, ध्यान देना, मैं वर्डिंग पर ध्यान देना, एक एक शब्द पर। यहां लिखा था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहां लिखा है डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। यहां रिसीवर और गिवर की बात थी, यहां वस्तु की बात है। यहां कहता था कि जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करो, जो दे रहा है उसको क्रेडिट करो। यहां कह रहा है कि जो चीज आ रही है, जो एसेट्स आ रही है, उसको डेबिट करो, जो एसेट्स जा रही है उसको क्रेडिट करो। तो यहां कह रहा है डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। कोई भी चीज आ रही है डेबिट, कोई भी चीज जा रही है क्रेडिट। अब समझते हैं ध्यान से, एग्जाम्पल लेते हैं इधर की साइड, बिल्कुल ध्यान से समझना। राम गेव, या सिंपल अपने तरीके से, राम ने श्याम को मारकर दिया। राम ने श्याम को मारकर दिया, श्याम ने राम को रिटर्न में कैश दिया। समझेंगे? राम की मार्कर की दुकान थी या राम के पास मार्कर था। श्याम राम के पास आया और बोला कि साहब मुझे एक मार्कर दे दो। श्याम राम के पास आया और बोला कि मुझे एक मार्कर दे दो। श्याम ने राम को मार्कर दिया, राम ने श्याम को मार्कर दिया और श्याम ने उसके बदले में उसको पैसे दिए। मैं कहीं पर कोई चीज खरीदने जाता हूं किसी दुकान पर, तो मैं उससे सामान लेता हूं, बाद में बशर्ते क्या देता हूं, पैसे। तो मेरे पास आने वाली चीज क्या थी सर? मार्कर। तो मार्कर तो एसेट्स है, कोई वस्तु है, और मेरे पास आने वाली चीज मेरे पास से जाने वाली चीज कौन सी थी? मार्कर। और मेरे पास आने वाली चीज क्या थी? कैश। अगर राम एंट्री बना रहा है तो राम के पास क्या आया? श्याम ने कैश दिया, राम के पास क्या आया? कैश। और ये कहता है डेबिट व्हाट्स कम्स इन, मेरे पास कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट। मेरे पास कैश आया, मेरे पास से क्या गया? मेरे पास से सर मार्कर गया, एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। समझेंगे ध्यान से? राम ने श्याम को मार कर दिया, श्याम ने राम को कैश दिया, तो मेरे राम के पास क्या आया? राम के पास कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, जो चीज आ रही है उसे डेबिट करो। तो आया क्या? कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट। गया क्या? मार्कर, तो टू मार्कर। समझ में आया? ये दूसरा गोल्डन रूल था। पहला गोल्डन रूल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। दूसरा गोल्डन रूल डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। अब हम तीसरा गोल्डन रूल आज पढ़ेंगे, और वो तीसरा गोल्डन रूल है नॉमिनल अकाउंट। वो तीसरा गोल्डन रूल है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट रिलेट करता है बेटा एक्सपेंसेस और लॉसेस से। एक्सपेंसेस और लॉसेस से रिलेट करता है। जितने भी खर्चे होते हैं वो सब आप नॉमिनल अकाउंट में लिखेंगे। एक्सपेंसेस एंड इनकम से रिलेट करता है, और जितनी भी इनकम होंगी वो भी आप सब कहां लिखेंगे? नॉमिनल अकाउंट में लिखेंगे। ठीक है? जितने भी एक्सपेंसेस खर्चे होंगे वो नॉमिनल अकाउंट में, जितनी भी इनकम होंगी वो क्रेडिट में, या जैसे भी लिखेंगे वो नॉमिनल अकाउंट में रिलेट करता है। तो ये पर्सन से रिलेट करता है, ये एसेट से रिलेट करता है, ये एक्सपेंसेस और लॉसेस से रिलेट करता है। इसका गोल्डन रूल क्या था? इसका गोल्डन रूल है, ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे, ध्यान से। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। यह गोल्डन रूल बनाया गया किसका? नॉमिनल अकाउंट का। बिल्कुल तमीज से, जैसा डायग्राम बनाया ऐसी समझना। इसने बोला डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। नॉमिनल अकाउंट में पढ़ाया गया डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। मतलब अगर आप कोई भी खर्चा कर रहे हैं या कोई भी नुकसान हो रहा है तो उसको डेबिट करो। अगर कोई भी इनकम हो रही है या कोई भी गेन हो रहा है तो उसको क्रेडिट करो। सबसे पहले मैं दो चीज समझाता हूं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंसेस
या यहीं समझा देते हैं। एक्सपेंसेस और लॉसेस में क्या डिफरेंस है और इनकम और गेन में क्या डिफरेंस है, समझना ध्यान से। एक्सपेंसेस और लॉसेस क्या चीज़ होती हैं। मैंने ये मार्कर खरीदा, मैं खरीद कर लाया, मैंने उनको पैसे पे करे, इट इज़ कॉल्ड एक्सपेंसेस। यहाँ लाकर मैंने इसे यूज़ किया, एक्सपेंसेस किया, खर्चा किया। मैं इसको ला रहा था, रास्ते में ये मेरी जेब से गिर गया, एक्सपेंसेस किस में कन्वर्ट हो गया, लॉस में। दूसरा इनकम और गेन की बात करते हैं। 3 वर्ड आपको हमेशा सुनने को मिलेंगे अकाउंट्स के अंदर, इनकम, प्रॉफिट और गेन। ये 3 वर्ड अक्सर आपको सुनने को मिलेंगे, इनकम, प्रॉफिट और गेन। डिफरेंस क्या है, समझना ध्यान से, क्या डिफरेंस है। एक छोटी सी कहानी बताता हूं। मैंने 300 रुपए के 300 रुपीज के कॉर्न खरीदे, कॉर्न माने भुट्टे। 300 रुपए के भुट्टे का ठेला लगाया और मैं उन्हें मार्केट में बेचने निकला। मैंने वो 300 रुपए के भुट्टे मार्केट के अंदर 500 रुपए के बेच दिए। मैंने वो 300 रुपए के भुट्टे मार्केट के अंदर 500 रुपीज में सेल आउट किए। जब मैं 500 रुपए में उन भुट्टों को बेच दिए तो मैंने बेटा कितने रुपए की इनकम की, 500 की। प्रॉफिट कितने का हुआ सर, 200 का, क्योंकि 300 के बेचे 500 बने तो 500 माइनस 300। अब बात करते हैं गेन की। जब मैं उन भुट्टों को बेचकर घर वापस आ रहा था, तो वहां पर मैंने देखा भुट्टों के ऊपर जो छिलके होते थे, मतलब कॉर्न के ऊपर जो छिलके होते हैं, वो सब मेरे ठेले पर रखे हुए थे और मैं ठेला लेकर घर आ रहा था। मैं उन छिलकों को कहीं रास्ते में फेंक देता। तो जब मैं उस छिलके को उस रास्ते में फेंकने जा रहा था तो वहां पर एक आंटी खड़ी थी और उन आंटी ने मुझसे बोला कि विनीत आप क्या करोगे इन भुट्टों का, वो छिलकों का। मैंने कि फेंक दूंगा, रैपर है, बेकार है, मेरे किसी यूज़ के लिए। उन्होंने बोला कि मेरे पास बकरी है और मेरी बकरी इनको बहुत स्वाद से खाती है, तो आप ऐसा करो कि आप ये भुट्टे के छिलके मुझे दे दो, फेंकोगे तो। मैंने बोला ठीक है, 20 रुपये दो और आप ले लो। तो मैंने 20 रुपये में उनको वो भुट्टे के छिलके बेच दिए। तो वो 20 रुपये जो मैंने एक्स्ट्रा कमाए उन्हें हम बोलते हैं क्या, गेन। तो ये डिफरेंस होता है इनकम में, प्रॉफिट में और गेन में, ठीक है, ये डिफरेंस होता है। ठीक, अब आगे की बात करते हैं। एक एंट्री इसकी भी समझते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। देखो मैं बात करता हूं रेंट पेड। मैंने रेंट पेड किया, मैंने क्या पेड किया, रेंट पेड किया। रेंट क्या है, मेरा खर्चा, और मेरे पास से क्या गया, कैश। मैंने किराया दिया मकान मालिक को, तो रेंट पेड किया। रेंट क्या, खर्चा। अब ये क्या कह रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंस क्या है, रेंट, तो मैंने लिखा रेंट अकाउंट डेबिट। ठीक, मेरे पास से क्या गया, कैश, तो टू कैश। तो रेंट क्या था, खर्चा, मैंने रेंट को क्या किया, डेबिट। तो एक्सपेंसेस समझ लो ध्यान से, मैं सारे एक्सपेंसेस को हमेशा क्या करूंगा, डेबिट करूंगा, सारी इनकम को हमेशा क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। ओके बेटा, अब आगे समझना, डेबिट एंड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। मेरे पास 3 टाइप के गोल्डन रूल आ गए हैं, 3 टाइप के गोल्डन रूल। पहला, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। दूसरा गोल्डन रूल आ गया, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तीसरा गोल्डन रूल आया नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। देखो आप ध्यान से देखो, अकाउंट्स या दुनिया इन 3 चीजों में बंद हो गई। इंसानों की बात यहां हो गई, संपत्ति की बात यहां हो गई, और खर्चों की या इनकम की बात यहां हो गई। इससे ज्यादा क्या कोई अकाउंट्स या बिजनेस के अंदर कोई चीज होती होगी? बिजनेस के अंदर यही तो चीज होती है, क्या चीज आ रही है, क्या चीज जा रही है, क्या खर्चे हुए, क्या इनकम हुई, किससे आया, किससे गया, ये तो चीज होती है। अब वो टैक्स मिनिस्टर जब किसी भी आदमी के पास जाएगा तो वो उससे साफ साफ कहेगा कि ये गोल्डन रूल है, उसके तरीके से आपने अकाउंट्स की। तो ये गोल्डन रूल को बोला गया सिस्टमैटिक मैनर। आपको सबसे पहली बात ध्यान रखना, सारे बच्चे इसको साफ साफ लिखेंगे, गोल्डन रूल को, जो डायग्राम आपके सामने है बिल्कुल साफ साफ इस डायग्राम को लिखेंगे। थोड़ी सी भी गलती आपकी पूरी अकाउंट्स 11th 12th को बर्बाद कर सकती है। तीनों गोल्डन रूल आपके टिप्स पे होने चाहिए। पर्सनल अकाउंट का क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का क्या है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट।
नॉमिनल अकाउंट का क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये तीनों चीजें आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। ओके बेटा, आज की क्लास यहीं तक। आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको डायग्राम को पूरे को कॉपी कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस हमारी स्टार्ट है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछें। नेक्स्ट क्लास के लिए मुझसे कांटेक्ट करें। ओके, थैंक यू बच्चों।